इतिहास के जो आधुनिक भारत के जो पार्ट 2 सेक्शन को आगे बढ़ाते हुए जो यूपीएससी की आगामी परीक्षा के लिए जो पीटी के लिए इम्पोर्टेंट है, तो जो 26वां प्रश्न है कि देवबंद स्कूल विचारधारा का प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो मुसलमानों के बीच आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन, दूसरा पाठ्यक्रमों में अंग्रेजी शिक्षा एवं संस्कृति का विरोध, तीसरा आधुनिक शिक्षा एवं मदरसा शिक्षा को समाहित करना, और चौथा केवल अरबी शिक्षा का समर्थन। तो जो देवबंद स्कूल विचारधारा का जो प्रमुख उद्देश्य है वो इसका जो ऑप्शन दूसरा, यानी पाठ्यक्रमों में अंग्रेजी शिक्षा और संस्कृति का विरोध था। ये प्रखर रूप से इसकी विरोधी में थी। जैसे हमें सर सैयद अहमद के जो आंदोलन में दिखता है कि वहाँ उन्होंने वैज्ञानिक शिक्षा और अंग्रेजी शिक्षा को अपनाया, तो उसके विरोध में यहाँ देवबंद स्कूल ने रूढ़िवादी परंपरागत शिक्षा का अपनाया और आधुनिक शिक्षा का विरोध किया। अगला प्रश्न है कि किसके सुझाव पर नरेंद्र नाथ ने अपना नाम स्वामी विवेकानंद रखा था। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो है बड़ौदा के राजा, दूसरा खेतड़ी के राजा, तीसरा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, चौथा कार्ल मार्क्स। तो जिसका सही ऑप्शन है वो है दूसरा, यानी खेतड़ी के राजा, जो अमेरिका जाने से पूर्व जो है उन्होंने ये नाम जो है विवेकानंद रखा था। 28वां प्रश्न है कि इंडिया हाउस के संस्थापक श्यामजी कृष्ण वर्मा को मोनियर विलियम्स ने ऑक्सफोर्ड में किस विषय का सहायक प्रोफेसर बनाया था। तो इसका पहला ऑप्शन है अंग्रेजी साहित्य, दूसरा फारसी साहित्य, तीसरा समाजशास्त्र और चौथा संस्कृत साहित्य। तो इसका जो सही उत्तर है वो संस्कृत साहित्य है। तो पुणे में जो है श्यामजी कृष्ण वर्मा ने संस्कृत में भाषण दिया था, इससे बहुत प्रभावित हुए थे मोनियर विलियम्स। और चूँकि श्यामजी कृष्ण वर्मा ऑक्सफोर्ड में ही पढ़े थे तो उन्हें वहाँ का ही संस्कृत का प्रोफेसर बना दिया गया। 1905 में उन्होंने लंदन में इंडिया हाउस की भी स्थापना की। अगला प्रश्न है कि 1937 के आम चुनाव में मुस्लिम लीग ने कृषक प्रजा पार्टी के साथ मिलकर किस राज्य में सरकार बनाई थी। तो इसका पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा असम, तीसरा सिंध, चौथा बंगाल। तो इसका सही ऑप्शन है चौथा बंगाल। तो 8 प्रांतों में कांग्रेसी सरकार थी और सिंध, पंजाब और बंगाल में जो है मुस्लिम लीग ने जैसे पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई और बंगाल में जो है प्रजा जो कृषक पार्टी थे उसके साथ मिलकर सरकार बनाई। अगला प्रश्न 30वां नंबर, जो कि 1951 एवं 1952 के प्रथम आम चुनाव में कितने राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दल क्रमशः थे। तो इसका पहला ऑप्शन है 14 राष्ट्रीय, 63 क्षेत्रीय दल, दूसरा 15 राष्ट्रीय, 68 क्षेत्रीय दल, तीसरा 5 राष्ट्रीय, 14 क्षेत्रीय दल एवं चौथा 2 राष्ट्रीय, 10 क्षेत्रीय दल। तो इसका सही उत्तर है पहला, यानी 14 राष्ट्रीय और 63 क्षेत्रीय दल। तो जो पहला लोकसभा और विधानसभा एक साथ चुनाव हुआ था 489 लोकसभा के लिए और विधानसभा के लिए 3283 सीट के लिए चुनाव हुए थे और महिलाओं ने भी इसमें 40% महिलाओं ने भी इसमें भाग लिया था। अगला प्रश्न है कि 1857 में फैजाबाद का नेतृत्व अहमदुल्ला ने किया था, वह मूलतः कहाँ का रहने वाला था। तो इसका पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा मद्रास, तीसरा बंगाल, चौथा अफगानिस्तान। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है मद्रास वो सही है, क्योंकि अहमदुल्ला ने फैजाबाद का नेतृत्व किया था लेकिन वो मूल रूप से मद्रास के थे। अगला प्रश्न है कि 1853 के लॉर्ड डलहौजी के रेलवे पत्र यानी रेलवे मैनुट में कौन सा उद्देश्य सम्मिलित नहीं था। तो पहला है कि भारतीय क्षेत्र में सेना का विस्तार, दूसरा ब्रिटिश पूंजी को भारत में लगाकर लाभ कमाना, तीसरा देश के नगरों एवं बंदरगाहों को उत्पादन से जोड़ना और चौथा रेल विस्तार के लिए भारतीय उपमहाद्वीप के भीतर पूंजी की उगाही करना। तो इसका जो ऑप्शन चौथा है वो गलत है, क्योंकि अब इसमें आप अगर गौर कीजिएगा कि जॉइंट स्टॉक कंपनी की स्थापना हो चुकी है ब्रिटेन में, उससे वैधानिकता प्राप्त हो गई है। तो उसने ब्रिटेन के जो निजी कंपनी थे पहले वहाँ पूंजी उगाही करने का प्रयास किया और उन्हें आमंत्रित किया और इस संदर्भ में 1849 से 69 के बीच 8 ब्रिटिश कंपनी को ठेका प्रदान किया गया था। हालांकि 1869 तक 17 करोड़ का घाटा था लेकिन बाद में लाभ आया। अब अगर गौर कीजिए
रेलवे के इतिहास पर पढ़िएगा तो उसमें आप पाएंगे कि NCERT में भी है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1831-32 में सबसे पहले इसके लिए प्रयास किया था, सुझाव भी दिए थे कावरीपट्टनम से जो है रेल चलाने के लिए। उसके बाद मद्रास से बेंगलोर के बीच का सुझाव आया। तो इस प्रकार जो रेल था उसके लिए काफ़ी बड़े बजट की आवश्यकता थी और इसके लिए विदेशी के निवेशकों को आमंत्रित किया गया था। आज भी आप देखिए कि हमारा रेल जो है घाटा में है, तो इसमें वर्तमान में 2020 में सरकार ने भी इसे निजीकरण की दिशा में लाने का प्रयास कर रही है। अगला प्रश्न है कि 1793 के चार्टर एक्ट के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है? पहला, यदि गवर्नर जनरल बंगाल से बाहर जाता तो उसे अपनी परिषद के असैनिक सदस्यों में से एक को उप प्रधान चुनना था। दूसरा, इसमें स्थानीय गवर्नर को प्रत्यादिष्ट यानी ओवरराइड करने का अधिकार भी दिया गया यदि वह मद्रास या बम्बई जाता। तीसरा, मुख्य सेनापति को गवर्नर जनरल की परिषद में स्वतः ही यानी इप्सो फैक्टो सदस्य होने का अधिकार था। और चौथा, सभी सदस्यों को भारतीय कोष से वेतन मिलता था। तो इसमें अगर आप गौर करें तो जो कि इसका तीसरा ऑप्शन है वो असत्य है, क्योंकि जो मुख्य सेनापति को गवर्नर जनरल की परिषद में जो स्वतः ही सदस्य होने का अधिकार नहीं था, वो इप्सो फैक्टो मेंबर नहीं होता था। तो इस संदर्भ में यह गलत है। अगला प्रश्न है कि भारतीय बोल्शेविक दल का गठन किसने किया? तो इसका पहला ऑप्शन है N. दत्त मजूमदार, दूसरा सोमेंद्र नाथ टैगोर, तीसरा इंद्रसेन और चौथा सत्यभक्त। तो इसका जो सही उत्तर है कि जो N. D. मजूमदार 1939 में पहला ऑप्शन जो है उन्होंने इसका गठन किया था। तो रूस के समाजवादी जो राष्ट्रवाद है उससे प्रभावित होकर भारत में भी इसका विस्तार हुआ। 1942 में सोमेंद्र नाथ टैगोर ने भी क्रांतिकारी साम्यवाद दल बनाया। फिर 1941 में भी हम देखते हैं कि बोल्शेविक लेनिनिस्ट दल जो है इंद्रसेन और अजीत राय ने बनाई। 1940 में इससे पूर्व एम.एन. राय ने अतिवादी लोकतंत्र दल बनाया और सत्यभक्त 1924 में इससे पहले जो है CPI दल जो है कानपुर में बनाया। तो इस प्रकार जो है इसका सही उत्तर है पहला ऑप्शन यानी N. दत्त मजूमदार। अगला प्रश्न है 35वां नंबर कि किस गवर्नर जनरल के अनाधिकार निरीक्षण यानी इंट्रूसिव सर्विलेंस की नीति आरंभ की? यानी किस गवर्नर जनरल ने अनाधिकार निरीक्षण यानी इंट्रूसिव सर्विलेंस की नीति आरंभ की? तो पहला लॉर्ड लिटन, दूसरा लॉर्ड रिपन, तीसरा लॉर्ड कर्जन और चौथा लॉर्ड रीडिंग। तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड कर्जन है, क्योंकि आसान सवाल है। योजना में तो इसमें होता क्या था कि जो राजा और जो देसी रियासत थे और जो गवर्नर जनरल थे उसके साथ मिल के योजना बनाते थे और शासकों को कर्जन ने परिपत्र भी भेजा था जिसमें सर्कुलर में ये बात की गई कि अपने ऐश्वर्य के पीछे नहीं भागें और कर्तव्य के साथ निष्ठ होकर काम करें, प्रजा की भलाई करें। और उन्होंने यूरोपीय पर्यटन पर भी रोक लगाया था। तो इसका सही उत्तर है लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न है कि डलहौजी ने 1850 में किस राज्य को इस आधार पर ब्रिटिश सरकार में मिलाया कि उसके 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार किया गया था? यानी राजा ने 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार किया था। इसका पहला ऑप्शन है नेपाल, दूसरा भूटान, तीसरा सिक्किम, चौथा निचला बर्मा जिसे पेगू भी कहते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो सिक्किम है। दार्जिलिंग भी इस क्षेत्र में सम्मिलित था। अगला प्रश्न है कि किसने सबसे पहली बार जिन्ना को कायदे आजम कहकर संबोधित किया? तो इसका पहला ऑप्शन है रहमत अली, दूसरा डॉक्टर इकबाल, तीसरा महात्मा गांधी, चौथा राजा जी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो तीसरा महात्मा गांधी है। तो 1944 के दौर में जब CR फॉर्मूला बन रहा था, अंग्रेजों के पास बहुत बड़ी चुनौती थी कि यानी स्वतंत्रता या सत्ता का हस्तांतरण करने से पहले विभाजन किया जाए या उसे टाला जाए। लेकिन इसमें लंबी वार्ता चली, वेवेल प्लान आया, शिमला समझौता आई और सभी विफल हुई। इस संदर्भ में 1944 में गांधी जी ने थोड़ा जिन्ना की प्रशंसा की ताकि वो समझौतावादी दृष्टिकोण अपनाए और इस संदर्भ में गांधी जी ने उन्हें महान नेता अर्थात उर्दू में कायदे आजम जो है इस नाम से सुशोभित किया। हालांकि जिन्ना वो हठधर्मी थे और उन्होंने सभी वार्ता को विफल कर दिया। अगला प्रश्न है कि 1914 में लाला लाजपत राय ने
इंडियन होम रूल एवं इंफॉर्मेशन ब्यूरो की स्थापना कहाँ की? इसका पहला ऑप्शन है इंग्लैंड, दूसरा अमेरिका, तीसरा रूस, चौथा जर्मनी। इसका जो सही उत्तर है वो अमेरिका है। अब देखिएगा कि बहुत से प्रकार के गाइड पुस्तकों में, यानी बहुत फटीचर प्रकार के गाइड होते हैं, उसमें इंग्लैंड लिखा गया है। तो आप कोशिश कीजिए कि इतिहास को बढ़िया से पढ़ने का दृष्टिकोण आप टेक्स्ट बुक से अपनाएं, या तो एनसीईआरटी को रिवीजन करें। और कुछ इसके लिए प्रामाणिक पुस्तकें हैं, बिपिन चंद्रा की हैं। उसके बाद जो है आपको इग्नो का भी मैटर है। उसके बाद जो है आप देखिएगा कि इसके लिए बीएल ग्रोवर की किताब है। तो ऐसे टेक्स्ट बुक को पढ़ने का प्रयास करें। अगर मन में आपके जो मिसप्रिंट वाला गाइड का अप्रोच अगर बैठ गया तो वही लास्ट तक फिर बने रहेगा और आप गलत कर सकते हैं कि बहुत किताबों में इंग्लैंड होता है, लेकिन इसका जो सही उत्तर है वो अमेरिका है। अगला प्रश्न है कि 1942 में किन दो राष्ट्रों ने भारतीय स्वतंत्रता का पूर्ण समर्थन किया था? तो इसका पहला ऑप्शन है रूस एवं जर्मनी, दूसरा चीन एवं रूस, तीसरा चीन एवं अमेरिका और चौथा स्पेन एवं अमेरिका। तो इसका जो सही उत्तर है वो तीसरा ऑप्शन है, चीन एवं अमेरिका। तो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय अंतिम बार जो है भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने प्रयास किया कि भारत को स्वाधीन बनाएं। इस संदर्भ में राष्ट्रपति रूजवेल्ट और जो चीन के मार्शल थे चांग काई शेक ने पत्र भी लिखा और भारतीय स्वतंत्रता का समर्थन किया। अगला प्रश्न 40वां है, जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की पुनरावृत्ति 3 जनवरी 1932 को किया गया, परंतु किस तिथि को पुनः इसे स्थगित किया गया था? पहला ऑप्शन है 7 अप्रैल 1934, दूसरा 7 अप्रैल 1935, तीसरा 12 अगस्त 1933 और चौथा 12 अगस्त 1934। 34। तो इसका जो सही उत्तर है वो पहला है, यानी 7 अप्रैल 1934 को इसे स्थगित कर दिया गया था। अगला प्रश्न है कि शिक्षा की वर्धा योजना के संदर्भ में कौन सा विकल्प कथन गलत है? इसका जो पहला है कथन कि 1937 में इसकी योजना गांधी जी ने प्रस्तुत की थी। दूसरा, इसमें मातृभाषा में 7 वर्ष अध्ययन का प्रस्ताव रखा गया। तीसरा, यह योजना द्वितीय विश्व युद्ध के कारण खटाई में पहुंच पड़ गई। और चौथा, इसमें अध्यापकों को बिना वेतन के समाज सेवा का प्रस्ताव रखा गया। तो इसका जो चौथा ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि इसमें अध्यापकों के लिए वेतन का प्रस्ताव रखा गया था। तो इस संदर्भ में जो चौथा ऑप्शन है वो गलत है। अगला प्रश्न है कि B.R. अम्बेडकर किस क्षेत्र से संविधान सभा में निर्वाचित हुए थे? तो इसका पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, दूसरा बम्बई, तीसरा पंजाब, चौथा मध्य प्रांत। तो इसका जो सही उत्तर है वो पश्चिम बंगाल है, क्योंकि वो बम्बई प्रांत से आते थे, लेकिन वो संविधान सभा में पश्चिम बंगाल से निर्वाचित हुए। अगला प्रश्न है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1869 में सिविल सेवा उत्तीर्ण की, परंतु उन्हें आयु मतभेद के कारण बर्खास्त किया गया था। पुनः उन्होंने किस वर्ष सिविल सेवा पास की थी? इसका पहला ऑप्शन है 1870, दूसरा 1871, तीसरा 1874 और चौथा 1875। तो जो इसका तीसरा ऑप्शन है 1874। तो दूसरी बार यानी 1869 के बाद पुनः 1874 में इन्होंने सिविल सेवा पास की थी। और 74 में सिलहट में जो है मजिस्ट्रेट के रूप में गए थे। हालांकि बाद में इन्हें जातिगत विवाद के कारण जो है इन्हें फिर पुनः बर्खास्त किया गया था। अगला प्रश्न है कि पंडित नेहरू जी की प्रसिद्ध पुस्तक एवं प्रकाशन वर्ष में कौन सा मिलान गलत है? तो पहला ऑप्शन है भारत की खोज, उसका मिलान 1946 है। दूसरा, एक आत्मकथा, उसका मिलान 1936 है। तीसरा, पिता के पत्र पुत्री के नाम, जिसका मिलान 1934 है। और चौथा, विश्व इतिहास की झलक, जिसका प्रकाशन वर्ष 1934 है। तो इसमें से जो गलत है वो तीसरा विकल्प है, क्योंकि पिता के पत्र जो पुत्री के नाम है, उन्होंने इंदिरा गांधी के नाम पत्र लिखा था जेल से, तो यह 1929 में प्रकाशित हुआ था। ऐसे में तीसरा ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न है कि गीता रहस्य एवं तुकाराम के अभंग कविता का बंगाली में अनुवाद किसने किया था? तो इसका पहला ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, दूसरा सत्येंद्रनाथ टैगोर, तीसरा द्वारकानाथ मजूमदार और चौथा A.N. सेन। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है सत्येंद्रनाथ टैगोर, जो प्रथम सिविल सर्वेंट भी थे भारत से, और उनकी पोस्टिंग जो है वो
मुंबई क्षेत्र में हुई थी, जहाँ उन्होंने गुजराती और मराठी सीखा और इसका अनुवाद जो है गीता रहस्य का और अभंग कविता का वो बंगाली में किया। अगला प्रश्न है कि गिरमिटिया प्रथा अंग्रेजों द्वारा कब आरंभ हुई थी? तो पहला इसका ऑप्शन है 1785, दूसरा 1834, तीसरा 1850 और चौथा 1876। तो इसका जो सही उत्तर है वो 1834 है, क्योंकि गिरमिटिया आंदोलन जो है गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका के प्रवासन के समय प्रमुख आंदोलन था। तो गिरमिटिया, जो गिरमिट शब्द है वो एग्रीमेंट से बना था, जिसके अंतर्गत अंग्रेज जो है अपने कॉलोनियल अप्रोच के अनुरूप जो है भारतीय मजदूर को छल से अंगूठा लगवाकर बंधुआ मजदूर बना देते थे और उन्हें जो है वो अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में, फिजी में, मॉरिशस में ले जाते थे और मजदूरी करवाते थे। स्थिति ऐसी हो जाती थी कि उनको वापस आने का भी पैसा नहीं होता था और उनके साथ बहुत अत्याचार किए जाते थे। रंग भेद से भी बदतर उनकी स्थिति थी। और 1912 में प्रथम बार गोपाल कृष्ण गोखले ने गिरमिटिया को ख़त्म करने का प्रस्ताव संसद में रखा था और अंतिम रूप से 1917 में जो है यह निषिद्ध हो गया। अहमदाबाद में गांधी जी ने इसके लिए भाषण भी दिया था। आज भी जब अब कोरोना काल के संक्रमण में देखें तो मजदूरों की दुर्दशा बहुत दिखती है हमें, जो किस प्रकार जो है वो पैदल आते हैं, फंस जाते हैं और फिर उन्हें काम में वापस जाने के लिए भी काफ़ी मशक्क़त होती है। तो इस प्रकार जो है गिरमिटिया जो प्रथा है वो 1834 में आरंभ हुई और 1917 में इसे निश्चित किया गया था। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने 9 अगस्त 1942 का दिन एक सोची समझी रणनीति के तहत चुना था। 9 अगस्त का संबंध किस प्रसिद्ध घटना की याद दिलाता था? तो इसका पहला ऑप्शन है काकोरी कांड, दूसरा 1857 विद्रोह, तीसरा लिपुर कांड और चौथा स्वदेशी आंदोलन। तो इसका जो पहला ऑप्शन है काकोरी कांड, क्योंकि 9 अगस्त 1925 को ये कांड हुआ था और इसके अंतर्गत जो है प्रथम बार जो है भगत सिंह ने 9 अगस्त को काकोरी दिवस के रूप में मनाना शुरू किया और गांधी जी ने भी इस दिन को चुना और 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया। अगला प्रश्न है कि किस देश द्वारा प्रतिवर्ष 18 अगस्त को शहीद दिवस सुभाष चंद्र बोस की स्मृति में मनाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा जापान, तीसरा जर्मनी, चौथा बर्मा। तो इसका सही उत्तर है जापान, क्योंकि भारत में ये संशय की स्थिति है। मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट में भी संशय की स्थिति बनी हुई है और जो 18 अगस्त 1945 को विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हुई, तो इस संदर्भ में 18 अगस्त को जो है जापान में जो है हर वर्ष जो है धूमधाम के साथ शहीद दिवस सुभाष चंद्र बोस की स्मृति में मनाया जाता है, जबकि हमारे भारत में ऐसा कोई भी दिन नहीं मनाया जाता है उनकी स्मृति में कि उनकी मृत्यु हुई थी या वो शहीद हुए थे। अगला प्रश्न है कि वीर बाला कनकलता बरुआ एवं क्रांतिकारी भोगेश्वरी देवी फुकन का संबंध किस आंदोलन से था? तो पहला ऑप्शन है सविनय अवज्ञा, दूसरा भारत छोड़ो, तीसरा अहोम विद्रोह, चौथा तेबागा आंदोलन। इसका जो सही उत्तर है वो है दूसरा ऑप्शन है, नहीं भारत छोड़ो। अब जो वीर बाला कनकलता बरुआ जो है वो 1942 में शहीद हो गई, असम क्षेत्र से थी, और भोगेश्वरी देवी फुकन भी असम क्षेत्र से थी, जो 70 वर्षीय वृद्धा थी और उन्होंने नेतृत्व किया था आंदोलन का। उनकी भी मौत गोली लगने से हुई। तो ऐसे जो हिस्ट्री का जो सबल्टन ग्रुप है जो नीचे से उभरते हुए इतिहास को लिखता है, तो बहुत सी घटनाओं को वो जोड़ता है और बहुत डायनामिक भी है कि बहुत सी ऐसी गाथाएं जो छोटी छोटी होती है जिनका महत्व बहुत बड़ा होता है, उसे वो लाने का प्रयास करता है। इस संदर्भ में हमें ऐसी छोटे घटना को या नेतृत्व को भी समझने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे मेन जो थीम होता है राष्ट्रीय आंदोलन का वो पार्ट हो सकता है। अगला प्रश्न है जो अंतिम प्रश्न 50वां है कि वीर सावरकर को किस षड्यंत्र के लिए 1911 में काला पानी की सजा हुई थी? तो पहला ऑप्शन है मदन लाल ढींगरा को मदद करने के जुर्म में, दूसरा नासिक जेल के कलेक्टर जैक्सन की हत्या के जुर्म में, तीसरा मित्र मेला संगठन का प्रचार प्रसार के जुर्म में और चौथा भारत की स्वतंत्रता के लिए 1942 में चर्चिल को धमकाने के जुर्म में। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है कि नासिक जिले के कलेक्टर जैक्सन की हत्या के जुर्म। अब
यहाँ जो प्रमुख जो इसके दोषी थे अनंत कनहरे, जो कि समय 17 वर्ष के थे। 1909 में उन्होंने जो है कलेक्टर जैक्सन की हत्या की एक विदाई समारोह में, और ये सभी अभिनव भारत संघ से जुड़े हुए थे। 1904 में अभिनव भारत की स्थापना जो है सावरकर द्वारा की गई, और इसके अंतर्गत जो है गणेश सावरकर, विनायक सावरकर, उसके बाद कृष्ण कर्वे, फिर विनायक देशपांडे, ये भी दोषी बनाए गए। तो इस संदर्भ में जो इसका सही उत्तर है वो नासिक जिले के कलेक्टर जैक्सन की हत्या के जुर्म। और इसके जो चौथे ऑप्शन है कि भारत की स्वतंत्रता के लिए 1942 में चर्चिल को धमकाने के जुर्म में, तो उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए 1942 में चर्चिल को धमकाया नहीं था, बल्कि निवेदन किया था कि भारत को स्वतंत्र कर दे, और इसके लिए उन्हें कोई सज़ा नहीं हुई थी। जबकि मदनलाल ढींगरा से उनका संबंध था, और जब इसमें इंग्लैंड से जो है वो पिस्तौल लाने का काम भी जो नासिक षड्यंत्र के केस में वो वीर सावरकर ने किया था।